हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एबीपी विशंस पर। दोस्तों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि यदि अभी तक हमें आपने सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलें। हमें आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद। टाइटैनिक जहाज उस समय दुनिया का सबसे बड़ा यात्री जहाज था। 15 अप्रैल 1912 की रात को अपनी पहली ही यात्रा के दौरान यह एक आइसबर्ग से टकरा गया और डूब गया। इस हादसे में 1500 से अधिक लोग मारे गए थे। टाइटैनिक जहाज जब बनकर तैयार हुआ था तो इसकी चर्चा पूरे वर्ल्ड में हुई थी। इस जहाज से पहली यात्रा के लिए कई लोगों ने टिकट खरीदे थे तो कई को टिकट नहीं मिलने पर मायूस होना पड़ा था। बता दें, टाइटैनिक सबसे बड़ा यात्री जहाज था जो 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए अपनी यात्रा के लिए रवाना हुआ था। 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 की आधी रात 11:40 पर जहाज एक आइसबर्ग से टकरा गया। टकराने के करीब 2 घंटे 40 मिनट के बाद जहाज 15 अप्रैल को उत्तरी अटलांटिक महासागर में पूरी तरह डूब गया। भाप से चलने वाले टाइटैनिक जहाज की पहली यात्रा में कुल 2220 लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें यात्रियों के अलावा क्रू मेंबर और अन्य स्टाफ भी शामिल थे। वहीं इस हादसे में करीब 1500 लोग मारे गए थे। आज इस घटना को 112 साल हो गए हैं। इसे अब तक का सबसे बड़ा समुद्री हादसा माना जाता है। टाइटैनिक हादसा इतिहास के पन्नों में एक ऐसी घटना के तौर पर दर्ज है जिसे आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा। लेकिन क्या आप टाइटैनिक जहाज का पूरा नाम जानते हैं? इस जहाज का पूरा नाम आरएमएस टाइटैनिक था। इसमें आरएमएस का मतलब रॉयल मेल शिप है। टाइटैनिक एक समुद्री जहाज था। इसका जीवन काल बेशक 5 दिनों का था, लेकिन डूबने के दशकों बाद भी लोग इसे भुला नहीं पाए हैं। इस जहाज से जुड़े कई रोचक बातें हैं तो वास्तव में आपको हैरान कर देंगी। टाइटैनिक का डूबना दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री घटनाओं में से एक है। भले ही इसका जीवन काल कुल 5 दिन का था, लेकिन डूबने के दशकों बाद आज भी लोग इसे भूल नहीं पाए। 1997 में जेम्स कैमरून ने टाइटैनिक पर मूवी बनाकर इसकी यादों को एक बार फिर ताज़ा कर दिया था। फिल्म में टाइटैनिक के शुरू होने से लेकर इसके डूबने तक की पूरी वास्तविक घटना को चित्रित किया गया था। टाइटैनिक के वास्तविक जीवन के गिर्द निर्देशित की गई हॉलीवुड की इस फिल्म को दुनिया भर में खूब लोकप्रियता भी मिली। बता दें कि अपने समय में यह दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा जहाज था। इसका सफ़र 10 अप्रैल 1912 में शुरू हुआ था और यह 15 अप्रैल 1912 को आइसबर्ग से टकरा डूब गया। हालांकि इसमें करीब 1517 लोगों की मौत हो गई थी। इसी तरह आपने टाइटैनिक के बारे में आपने कई बातें सुनी और पढ़ी होंगी, लेकिन आज हम आपको इस जहाज के बारे में ऐसे रोचक तथ्य बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आपको जानकर हैरत होगी, लेकिन जहाज इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ था कि दूर दूर तक इसका मलबा नहीं मिला। इसका मलबा ढूंढने में करीब 73 साल लग गए। 1 सितंबर 1985 को वैज्ञानिक जीन लुई मिशेल और डॉक्टर रॉबर्ट बलार्ड ने जहाज के अवशेषों का पता लगाया था। सन 1912 में उस जहाज की कीमत $7.5 मिलियन थी। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि जेम्स कैमरून द्वारा बनाई गई फिल्म का बजट $200 मिलियन तक पहुंच गया था। ठीक 113 साल पहले टाइटैनिक एक अंधेरी रात के वक्त एक आइसबर्ग से टकरा गया था। उस वक्त अधिकांश यात्री नींद के आगोश में थे। हादसे के वक्त टाइटैनिक 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रहा था और महज 3 घंटे के अंदर 14 और 15 अप्रैल 1912 की दरमियानी रात में टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में समा गया। जिस जहाज के कभी नहीं डूबने की चर्चा थी, वह डूब गया। हादसे में 1500 के करीब लोग भी मारे गए। इसे 110 साल बीतने के बाद भी सबसे बड़ा समुद्री हादसा माना जाता है। हादसे की जगह से अवशेषों को सितंबर 1985 में हटाया गया था। हादसे के बाद कनाडा से 650 किलोमीटर की दूरी पर 3843 मीटर की गहराई में जहाज 2 भागों में टूट गया था और दोनों हिस्से एक दूसरे से 800 मीटर दूर हो गए थे। इस हादसे के 113 साल बाद भी आज भी इस हादसे को लेकर रहस्य बना हुआ है। बीबीसी न्यूज़ ब्राज़ील ने कुछ विशेषज्ञों से बात करके इन्हीं रहस्यों के जवाब तलाशने की कोशिश की है। 1. ये जहाज डूब नहीं सकता था। इस विशालकाय जहाज के बारे में कहा गया था कि यह डूब नहीं सकता, ईश्वर भी इसे डूबा नहीं सकते। इस भरोसे की अपनी वजहें भी थीं। रियो डी जेनेरियो की फेडरल यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ नेवल एंड ओशन इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर और इंजीनियर अलेक्जेंडर द पिन्हो अल्हो ने बताया, इंजीनियरिंग के लिहाज से देखें तो यह डिज़ाइन के आधार पर विकसित पहला जहाज था। जहाज में कई वाटर टाइट कंपार्टमेंट बनाए गए थे, यानी अगर जहाज का कोई कमरा पानी से भर जाए तो वह दूसरे कमरे को डूबा नहीं सकता था। इस जहाज को तैयार करने के दौरान कुछ मुश्किलें भी हुई थीं,
जहाज की ऊंचाई कितनी रखी जाए ताकि बिजली के तार और पानी के पाइप ठीक से काम करते रहें, इस पर काफ़ी सोच विचार हुआ था। प्रोफेसर अल्हो के मुताबिक इस पर सोच विचार करने के बाद उन लोगों ने जहाज की ऊंचाई निर्धारित की थी। पानी भरने की स्थिति में भी उन लोगों का आकलन था कि पानी छत की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएगा। उन्होंने छत पर भी सुरक्षित कंपार्टमेंट्स बनाए थे, लेकिन तब किसी ने आइसबर्ग से जोरदार टक्कर के बारे में सोचा नहीं होगा। प्रोफेसर अल्हो ने बताया, टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज की मुख्य बॉडी की आधी लंबाई तक सुराख हो गया था। ऐसी परिस्थिति में पानी छत तक पहुंच गया था। जहाज में पानी पूरी तरह से भरने लगा था। ऐसी स्थिति में बचाव संभव नहीं होता है। आप पानी निकालने के लिए सभी पंप को सक्रिय कर सकते हैं, तमाम कोशिशें कर सकते हैं, लेकिन पानी जिस रफ्तार से अंदर आ रहा होता है उसी रफ्तार से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। जहाज बनाने और नेविगेटर सिविल इंजीनियर थियरी बताते हैं, टाइटैनिक का प्रचार इस तरह से किया गया था कि यह डूब नहीं सकता है। इसकी वजह यह थी कि बहुत सारे तहखाने बनाए थे जो वाटरटाइट दीवारों से बने थे। तहखाने की 2 कतारों में पानी भरने की स्थिति में जहाज डूबने वाला नहीं था, लेकिन आइसबर्ग से टक्कर ने जहाज को काफ़ी नुकसान पहुंचाया और वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स की कई दीवारें नष्ट हो गई थीं। फ्लूमिनेंसे फेडरल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और ट्रांसपोर्ट इंजीनियर ऑरिलो सोरास मूर्ता के मुताबिक टाइटैनिक के वाटरटाइट कंपार्टमेंट को बंद करने की व्यवस्था भी ठीक से काम नहीं कर रही थी। उस दौर में जहाज को बनाने में प्रयुक्त धातु मौजूदा स्टील जितनी मजबूत नहीं थी। सोरास मूर्ता ने बताया, जोरदार टक्कर के बाद जहाज के ढांचे में भी बदलाव आ गया था। दरवाजे बंद नहीं हो रहे थे, वे फंस गए थे। उस वक्त भी टाइटैनिक शुद्ध स्टील से बनाया गया था, लेकिन तब का स्टील आज के स्टील जितना मजबूत नहीं होता था। साओ पाउलो के मैकेंजी पेरसेबाइटेरियन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और धातु विज्ञान के इंजीनियर जॉन वेतावुक बताते हैं कि 1940 के दशक तक समुद्री जहाज की मुख्य बॉडी धातु के शीट से बनता था। हालांकि बाद में इन जहाज़ों की मुख्य बॉडी बनाने में धातुओं को पिघलाकर इस्तेमाल किया जाने लगा। वेतावुक बताते हैं, तब से लेकर अब तक तकनीक और सामग्री काफ़ी बदल गई है। अब धातु को पिघलाकर शीटों को जोड़ा जाता है। स्टील बनाने में भी कार्बन का इस्तेमाल कम होने लगा है और मैग्नीज का इस्तेमाल बढ़ने लगा है। आज का स्टील बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। वेतावुक के मुताबिक आज के समुद्री जहाज पानी, समुद्री लहरों के उतार चढ़ाव और समुद्री तूफानों से तालमेल बिठाने में कहीं ज़्यादा सक्षम होते हैं। 2. ब्लू बैंड हासिल करने की होड़। बड़ी दुर्घटनाओं के बाद उसकी वजहों में हमेशा मानवीय गलतियां मिलती हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक आइसबर्ग से भरे इलाके से गुजरने की मुश्किलों के बीच भी इस पर जल्दी से सफ़र पूरा करने का अत्यधिक दबाव था। दरअसल यह दबाव ब्लू बैंड को हासिल करने का था। 1839 में शुरू हुआ यह सम्मान अटलांटिक महासागर के सबसे तेजी से पार करने वाले जहाज को मिलता था। टाइटैनिक को इस सम्मान का सबसे जोरदार दावेदार माना गया था। प्रोफेसर अल्हो ने बताया, उस दौर के हिसाब से टाइटैनिक को बनाने में सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग और तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। उस वक्त समुद्री जहाज को बनाने के लिए दुनिया की बड़ी कंपनियों के बीच होड़ थी। इंग्लैंड और जर्मनी के बीच उस वक्त सबसे लंबे और तेज़ गति से चलने वाले जहाज बनाने की होड़ थी। सबसे विशाल और तेज़ जहाज को आधिकारिक तौर पर ब्लू बैंड मिलता था। किसी भी जहाज के लिए ये उपलब्धि हासिल करने के लिए पहली यात्रा को सबसे अहम माना जाता था। अल्हो के मुताबिक पहली यात्रा के वक्त जहाज की स्थिति सबसे बेहतर होती है। पहली यात्रा में जहाज सबसे तेज़ गति को हासिल कर सकता है और टाइटैनिक ने भी तेज़ गति हासिल करने की कोशिश की थी। इस हादसे में जो लोग बचे उनमें कई लोगों ने बताया कि जहाज के कैप्टन को रास्ते में आसपास के इलाके में हिमखंड होने की सूचना मिल गई थी, लेकिन उन्होंने जहाज की गति धीमी नहीं की क्योंकि वे अटलांटिक महासागर को सबसे तेज़ गति से पार करने के लक्ष्य को हासिल करना चाहते थे। 3. टाइटैनिक अकेला नहीं था। इस जहाज को चलाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बेलफास्ट शहर के हारलैंड और वोल्फ शिपयार्ड को 3 जहाज़ों को तैयार करने का ऑर्डर दिया था। उम्मीद की जा रही थी कि विश्वस्तरीय डिज़ाइन टीम द्वारा निर्मित ये तीनों जहाज दुनिया के सबसे लंबे, सुरक्षित और सुविधाओं से युक्त होंगे। इंजीनियर स्टंप ने बताया, इन परियोजनाओं को उस दौर में खूब प्रचारित भी किया गया था। 1908 से 1915 के बीच निर्मित इन जहाज़ों को ओलंपिक क्लास के जहाज कहा गया था। पहले 2 जहाज को तैयार करने का काम शुरू हुआ था, 1908 में ओलंपिक और 1909 में टाइटैनिक का। तीसरे जहाज जाइगंटिक का उत्पादन 1911 में शुरू किया गया। हालांकि तीनों जहाज किसी न किसी हादसे में शामिल रहे। ओलंपिक जहाज की सेवा जून 1911 में शुरू हुई थी। उसी साल यह एक युद्धपोत से टकरा गया था। मरम्मत के बाद इसकी सेवा फिर शुरू हुई।
पहले विश्व युद्ध के समय ब्रितानी नौसेना ने इसका इस्तेमाल सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किया था। 1918 में यह एक जर्मनी पनडुब्बी से टकरा गया था। मरम्मत के बाद 1920 से फिर इसका इस्तेमाल शुरू हुआ। पुराने और भरोसेमंद माने जाने वाले इस जहाज का इस्तेमाल 1935 तक किया गया। टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा 10 अप्रैल 1912 को शुरू की थी। साउथम्पटन बंदरगाह के बाहर यह एक अन्य जहाज से टकराते टकराते बचा था। 14 अप्रैल को यह ऐतिहासिक हादसे का शिकार हो गया। जाइगंटिक का भी बहुत इस्तेमाल नहीं हुआ। इसका नाम बदलकर ब्रिटानिक कर दिया गया था। ब्रिटिश नौसेना ने इसे पहले विश्व युद्ध के दौरान अस्पताल में तब्दील कर दिया था। यह जहाज नवंबर 1916 में डूब गया था। अपने समय में यह तीनों जहाज काफ़ी विशालकाय थे, लेकिन आज की तुलना में ये बहुत छोटे कहे जाएंगे। मूर्ता कहते हैं आज के जहाज़ों की तुलना में वे नौक भर थे। टाइटैनिक की लंबाई 269 मीटर थी। चालक दल और यात्रियों को मिलाकर इस पर करीब 3300 लोगों के ठहरने की सुविधा थी। आज की सबसे बड़े समुद्री यात्रियों का जहाज वंडर ऑफ द सी है, जो 362 मीटर लंबा है और इस जहाज पर चालक दल के 2300 सदस्यों के साथ 7000 यात्री यात्रा कर सकते हैं। 4. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट में जय हिंद और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। धन्यवाद।